हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कहिए। आप खुशी बोल रहे हैं ना? जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। फिर से एक बार नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपका बहुत सारा वीडियो देखता हूँ जो जीवन से संबंधित समस्याओं पे आप अपना जो विचार व्यक्त करती है वो हमें बहुत जी, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी, एक मिनट सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जी कि बोलिए। आप जो भी मुझसे बात कर रहे हैं उस कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग हो सकता है कि ऑनलाइन भी जाए। आपको इससे कोई समस्या तो नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपकी कोई समस्या है, तो मैंने सोचा अगर आपकी कोई समस्या है उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। हो सकता है वैसी ही समस्या औरों को भी हो, उनको भी कुछ समाधान मिले, तो इसलिए। लेकिन बताना सही है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके। ओके। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी, बताइए। मैं एक छोटे से गांव में एक जी। छोटा सा आश्रम चलाता हूँ। जी। और साल में कभी 2 कभी 3 शिविर लगते हैं जिसमें जी। संचालन के लिए दूर दूर से और संचालक लोग आते हैं। हाँ और जी। शिवरात्रि भी आते हैं। जी। शिवरात्रि में जेंट्स और लेडीज दोनों होते हैं। जी। और 3 दिन का शिविर होता है कम से कम। जी। तो उसमें हमारे यहाँ लोग आके शिविर करते हैं। उसमें ध्यान वगैरह सिखाया जाता है। हाँ जी। और तो मेरी एक समस्या जो है हम्म। वो मुझे बहुत गंभीर लगती है। समस्या ये है कि मैं शिविर में आए हुए हम्म। शिक्षार्थियों जैसे अगर पुरुष से अपनी समस्या रखता हूँ या उनकी समस्या सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, हम्म। तो हमारी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं किसी स्त्री से अपनी समस्या रखता हूँ या उसकी समस्या सुनता हूँ हम्म। एक दूसरे के सहयोग के लिए, तो हम्म। इससे हमारी पत्नी को क्या है कि जलन होती है। ओके। और जो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म। और मुझे मुझे भी थोड़ा सा विचलित करता है क्योंकि समस्याएं जो है एक दूसरे को बताने से, समझने से, समझाने से हम्म। उसका समाधान होता है। हम्म। लेकिन मेरी पत्नी जो है वो हम पे बराबर नजर रखती है, ये किससे बात कर रहा है, तो उसको हम्म। थोड़ा सा जलन होता है जो मुझे हम्म। अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपके वीडियो बहुत सारे देखे हैं, उसमें मुझे लगा कि ये मेरी जो समस्या है ये इसको आपको शेयर करें, शायद थोड़ी सी सहयोग मुझे मिल पाए। हम्म। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं। जी जी। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अब मैं भी कोई भगवान तो हूं नहीं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। तो कोई भी किसी को किसी चीज के लिए निर्णय नहीं दे सकता कि आप ये करिए। हाँ, सलाह दे सकते हैं, है ना, लेकिन हमेशा करना वो चाहिए जो हमें सही लगे, है ना। तो उसी तरह से मैं आपको एक मित्र की तरह सलाह दूंगी। एक मित्र की तरह हम लोग बातचीत को, समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो भी सोल्यूशन निकल सकता है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। निर्णय हमेशा आप खुद लेंगे और आपकी निर्णय की भी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी, है ना। मेरी बात अगर आपको सही लगेगी तो आप उस पर सोचेंगे, करने का इच्छा होगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नहीं, इतने ठीक है? दिनों से आपके वीडियोस जो देख रहा हूँ वो हमको आपकी बात जो है बहुत जचती है और मुझे अच्छा। भीतर तक छूता है। और जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन कॉल नहीं कर हम्म। पा रहा था हम्म। कि आज मुझे थोड़ी सी भीतर से वो तीव्रता आई जिसकी वजह से हम्म। मैंने आपको कॉल किया है। हम्म। तो शायद आपने चलिए।
कैसे मार्गदर्शन करेंगी? कि मार्गदर्शन करने वाली मैं कौन होती हूँ? एक मित्र की तरह मैं आपकी समस्या समझने की और सुलझाने की में सहयोग जरूर कर सकती हूँ। चलिए हम समस्या पर बात करते हैं। आपने कहा कि जैसे कि आपकी मुख्य समस्या ये है कि आपकी पत्नी को जलन होती है अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी महिला से बात करते हैं। हाँ 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 जी। तो अब देखिए, हम पहले ये समझेंगे कि जलन आखिर उनको जलन किस चीज के लिए हो रही है, क्यों हो रही है जलन। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रेम कोई करता है किसी से बहुत ज्यादा, जैसे अगर आपकी पत्नी जो है आपसे प्रेम करती है, तो इसकी वजह से भी उसको ऐसा लगता होगा कि आप जब किसी और महिला से बात करते होंगे तो उसे इस बात का डर लगता होगा कि कहीं वो आपको खो ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होकर उनकी तरफ ज्यादा मुड़ जाएं और उनको भूल जाए या छोड़ दें। इस वजह से जलन होती है ना। और ये जलन जो है वो एकदम नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ कोई गलत चीज हो रही है। अगर आप जलन जो है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि हमको तो जलन होती ही नहीं है, क्योंकि जलन होना एक मानवीय गुण है। आप भी मुझसे कहेंगे कि नहीं हमको कभी जलन नहीं होती, तो ऐसा मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि ये एक मानवीय गुण है। क्रोध सब में होता है ना। क्रोध भी एक मानवीय गुण है जो सब में होता है। अंतर क्या हो सकता है कि कोई इस क्रोध को बाहर निकाल देता है और लड़ने लगता है ना, तो उसका बीपी कहेंगे कि हाई है। कोई उसको अंदर घोट लेता है, लड़ता नहीं है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, वो अंदर ही घुटने लगता है। लेकिन क्रोध आता है सबको, है ना। कोई बाहर निकाल लेता है, कोई अंदर दबा लेता है। उसी तरह से ईर्ष्या, जलन एक नेचुरल चीज है जो उनके अंदर है, और उनका ईर्ष्या करना एक स्वाभाविक गुण है कि उनका पति अगर किसी दूसरी महिला से बात कर रहा है तो उनके अंदर एक तो डर पैदा होता है कि मेरा पति कहीं और आकर्षित होकर ना चले जाए। दूसरा, उनको ये जो जलन हो रही है वो एक नेचुरल भी है, वो भी एक स्त्री है, और जिससे आप बात कर रहे हो एक स्त्री से, तो स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति वैसे भी एक जलन का स्वभाव रहता है। और वैसे में जब उसको लगे कि उसका पति दूसरी स्त्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है या उधर ज्यादा खिंचाव हो रहा है, तो उसको जलन नेचुरल है। तो ये चीज पहले आपको ये समझना होगा कि समस्या उनकी है ही नहीं, है ना। मैं कहना ये चाहती हूँ पहले कि देखिए, जब डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार होता है ना। जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। मान लीजिए आपको अगर पत्नी की वजह से परेशानी हो रही है ना, किसी भी कारण से, तो परेशानी आपकी है, पत्नी की तो नहीं है, है ना। तो ये जो जलन उनको हो रही है, उससे परेशानी आपको हो रही है, तो परेशानी आपकी है, उनकी नहीं है ना। और ऐसी चीजों में आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते। आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं, आपने कोशिश भी बहुत बार की होगी। जब आपने ये देखा होगा कि वो जलती है या आप किसी और से बात करते होंगे तो वो आपसे लड़ती होंगी या आपको ताना करती होंगी, तो उस टाइम बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने उन्हें समझाने की भी कोशिश की होगी कि नहीं भाई कुछ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा था, है ना। हाँ, तो बहुत बार कोशिश की होगी, लेकिन आपको लगा होगा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो आपको खींच लगती होगी कि ये समझती क्यों नहीं है। बहुत खींच होती है, बहुत खींच होती है कि आखिर समझ क्यों नहीं रही है आखिर। तो इतने दिन में समझा। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को तो लगभग 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तो 18 साल हो गए, और ये समस्या कब से शुरू हुई है? ये समस्या हमको लगता है कि जब से शादी हुई है तभी से शुरू से नहीं थी?
अच्छा, शुरू से तो नहीं थी। अच्छा, शुरू से आप सीधे थे कि वो सीधी थी? उसका कुछ नहीं बता सकते हम, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये समस्या तो बहुत दिनों से बनी है, बहुत दिनों से बनी है। और कई बार मैं पॉइंट आउट ये करना चाहती हूँ कि कई बार, बहुत सालों में आपने बहुत बार कोशिश की होगी कि आप उनको समझा दें, लेकिन आप उनको नहीं समझा पाए होंगे। ठीक है, तो अब आप ये बात क्लियर है कि आप उनको नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना? तो नहीं बदल सकते तो फिर मेरे जीवन में उथल पुथल जो हो रहा है, फिर हाँ, मेरा क्या हो सकता है? मेरा क्या हो सकता है? हाँ, तो अब ये समझिए कि सामने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब जो भी कर रहा है, अगर समस्या मेरी है तो मुझे करना है अपने लिए, है ना? तो अपने लिए अच्छा, क्या कर सकते हो? अपने लिए क्या कर सकते हैं? अब दो तरीके से जीवन जिया जाता है। जब हमको कोई परेशानी चीज से हम बहुत परेशान होते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक, या तो उनके साथ एडजस्ट कर लिया जाए जो प्रॉब्लम हो रही है, या तो जो चल रहा है उसके साथ एडजस्ट किया जाए, या फिर उसको बदल दिया जाए। जो भी सिचुएशन है उसको कंडीशन ही बदल दी जाए। जैसे मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ कि जब पति पत्नी में नहीं बनती है तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको किसी भी तरह से इसके साथ गुजारनी है। जैसे हमारी पुरानी जो शादियां होती थी वो निभाते हैं अंत तक निभाते हैं, चाहे जलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर करके। आजकल देखते हैं कि शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं कि हम छोड़ो, हम नहीं रहेंगे साथ में, बदल जाएंगे। तो वही होता है कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते रहते हो या फिर बदल देते हो। अब बात करते हैं कि अगर अब हम सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ते हैं कि हाँ, हमको समस्या है भाई, ये स्त्री जो हमारे साथ रह रही है इससे हमको समस्या है ना? तो अब हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करें या बदलें। तो अब मैं दूसरे पे बात करती हूँ पहले कि बदल दें, हम इस स्त्री को छोड़ दें। तो अब अगर हम दूसरी स्त्री लेके आएंगे, हम इसको बदलेंगे, दूसरी लेके आएंगे, या फिर इसको छोड़ देंगे। किसी को भी लेके आएंगे, आज आपकी ये समस्या है, जिसको आप लेकर आएंगे उसके साथ आपको कोई ना कोई दूसरी समस्या होगी, क्योंकि परफेक्शन नाम की चीज इस दुनिया में नहीं होती है ना? कोई भी आप लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसमें सब कुछ ठीक होगा, उसमें फिर ये समस्या नहीं होगी, कोई और समस्या होगी, फिर आप उससे परेशान रहेंगे, उस समस्या से। इसीलिए जब तक कि कोई समस्या इतनी जटिल ना हो कि भाई उससे हमारा दम घुट रहा है, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर फिजिकल फाइट होती हो, जिसमें अब सर फोड़ दिया जा रहा है, चोट लग रही है, वहां जीना ही मुश्किल है, तो वहां पर जो है आदमी क्या करेगा? वहां पे जब तक फिजिकल फाइट नहीं होती और मामला चल सकता है, तब तक मेरी समझ से मामले को निभाना चाहिए। क्योंकि अगर आप चेंज भी कर दोगे तो भी जो दूसरा आएगा वो बहुत अच्छा आ जाएगा या बेहतर आ जाएगा या हमारे हिसाब से आ जाएगा, हमें नहीं मालूम है। हो सकता है उससे भी खराब आ जाए, जो हम जी रहे हैं उससे भी खराब कंडीशन हो जाए। तो अब इस मामले को हम कैंसिल करते हैं कि हमको बदलना नहीं है। हमारी समस्या इतनी विकट नहीं है, बेचारी जलती है, हमसे प्रेम करती है, इसलिए हम किसी से बात करते हैं, इसलिए जलती है, तो इसकी वजह से हम इसको चेंज कर दें, इतनी विकट हमारी समस्या नहीं है। नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हमको कैसे एडजस्ट करना है कि हम भी चैन से जी सकें, है ना? आगे की बातचीत के लिए पार्ट 3 देखें। हेलो, क्योंकि जीवन हमारा भी है, हमको भी जीना है ना? एक्चुअली जीवन हमारा ही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। अब ये है कि हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम कैसे एडजस्ट करके चल सकें। अब देखिए, सबसे पहले हमको अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी, अपने अंदर, है ना? अभी तक आप क्या कोशिश कर रहे थे कि वो हमको समझे,
है ना। और हमने बहुत कोशिश की, हमने यानी कि आपने, हम जब मैं बोल रही हूँ तो एक मनुष्य के नाते बोल रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि चाहता है कि सामने वाला हमको समझे, समझ रहा है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब मैं कह रही हूँ कि हमको खुद को पहले समझना है। जब दूसरे को हम नहीं बदल सकते, हमने कोशिश की, नहीं हो पाया, तब अब जरूरी है कि हम चीज को समझें। हम कैसे समझेंगे? पहला, हम ये चीज समझें कि अगर वो जल रही है तो एक तो ये उसका मानवीय गुण है, ये उसका कोई दोष नहीं है। एक साधारण इंसान को जलन होती है ना? दूसरा, वो आपकी पत्नी है, जलना उसका अधिकार है। अधिकार है? जी बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि वो आपकी पत्नी है। कैसा अधिकार हुआ भाई? अच्छा, हमारे समाज का जिस तरह से ताना बाना बुना हुआ है ना, कि जिस लेडी को आप अपने घर में लेके आए हो, है ना, जिस लेडी को शादी करके आप अपने घर में लेके आए हो, अब उसका आप पे पूरा अधिकार है, आप पे आपका उस पर पूरा अधिकार है, होता है। हम उसका अपना तन मन, स्पेशली जो पति पत्नी का रिलेशन होता है, वो सिर्फ बातों का नहीं होता है, तन का भी होता है और मन का भी होता है। सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन लोग कहते हैं कि वैसे माँ और बच्चे का होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन पति पत्नी का ही होता है, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ते हैं, हम स्पर्श से भी जुड़ते हैं। हम अपने सारे सेंसेस के साथ उस रिश्ते में जाते हैं। हम अपने तन से, मन से, हम अपने उस मिलन से एक अंश को भी जन्म देते हैं अपने अंदर के। तो वो जो संबंध होता है वो बहुत गहरा होता है, और अगर उसको ठीक से ना समझा जाए तो जीवन बहुत कष्टकर हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं ना, अपना शरीर, अपना मन, अपना सब कुछ एक्सचेंज करते हैं। तो ये तो हुई भावनात्मक बातें, और समाज ने भी बहुत अधिकार दे रखे हैं कि भाई पति और पत्नी एक दूसरे पर पूरा अधिकार होता है। तो जलना एक तो उसका मानवीय गुण है, और दूसरा उसका अधिकार भी है कि अगर उसका पति किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है या किसी और से बातचीत कर रहा है, तो उसको ऐसा लगना कि मुझसे ये खो जाएगा, ये एक नेचुरल चीज है। हमें इसको समझ लेना है, मान के चलना है कि अच्छा वो जल रही है तो कोई बात नहीं। हमको ये नहीं समझना कि उसको नहीं जलना चाहिए, हमको ये मान लेना है कि अगर वो जल रही है ठीक है। पहले तो हमको इस बात का हमको स्वीकार भाव होना चाहिए कि हम उसको नहीं बदल सकते, और जो उसको घट रहा है वो उसके लिए, वो उसमें कोई दोष नहीं है, ये उसका मानवीय गुण है ना। हमको खींच इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होना चाहिए, बस उसको होता है, इसको मान लेना है। सबसे पहले ये स्वीकार भाव, ठीक है। दूसरा, दो तरीके होते हैं, या तो सामने वाले को कुछ नहीं पसंद, हमको उसके साथ जिंदगी बितानी है, हमको भी सुकून से रहना है, जीवन शांति से जीना है। अब शांति से रहने के दो ढंग, एक ढंग भगौड़े वाला कि हमको शांति से रहना है, तो हम जो भी कंडीशन है उसमें ऐसे ही जिएंगे कि कुछ बवाल खड़ा ही ना हो। बवाल खड़ा ही ना हो इसका मतलब कि मेरी अभी पत्नी जलेगी, हमसे बात नहीं करेगी, तो इस जलेगी या लड़ाई करेगी, इससे अच्छा हम किसी से बात ही ना करें। एक ये ढंग है। किसी से मतलब अगर उसको जलन हो रही है किसी लेडीज से बात करने से, तो हम उससे बात ही ना करेंगे, क्योंकि हमको अपने घर में शांति से रहना है। उससे बात करना, किसी लेडीज से बात करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि वो जैसे चाहती है वैसे रहना। हाँ, वो जैसे चाहती है वैसे रहना, ताकि हम शांति से जी पाए। एक ढंग ये है ना। अगर हमको वो स्वीकार है तो ठीक है, अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको ये स्वीकार नहीं है, हमको वैसे जीना है जैसे हमको जीना है। मैं अभी आपको कोई निर्णय नहीं दे रही हूँ कि आपको कैसे जीना चाहिए, मैं सिर्फ दो तरीके के इंसान होते हैं, दो तरीके से जिया जा सकता है। पहला जो बताया तो फिर तो वही बंधन वाले, जैसे वो हमें नहीं जमता है, फिर बंधन में पड़ गए, ऐसा वो
पहला वाला जो आप बता रही हो वही ये हाँ तो यही अलग 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 जो लोग होते हैं ना, हाँ, घुट घुट के जीना नहीं, एक स्वीकार कर लेना चीज को। वो भी ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह से जीते कि हमको शांति मेरे लिए परम। मैं दूसरा भी रास्ता बताती हूँ। एक तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे शांत रहना, मेरे लिए शांति इंपॉर्टेंट है, और शांति के लिए अभी हमको रहना इसी सिचुएशन में, हम इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि बदलने पर हमने बात कर ली अपनी है ना। स्वतंत्रता को दबा के, और ये आपके स्वभाव के अंदर नहीं आता, इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के स्वभाव के अंदर आता है ना। मैं बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है ना। एक तो हाँ, इस चीज स्वतंत्रता को दबा के आपको लग रहा है, तो वैसे ही सही कि एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम ये मान के चले कि हम इसको सिचुएशन को बदल नहीं सकते, हमको इसको एडजस्ट करना है, तो हमको शांति से रहना है, तो जैसे वो चाहती है वैसे हम रहें, और ताकि कोई बवाल ना खड़ा हो और हम शांति से जी पाए। एक, अगर हमको लगता है कि नहीं, हम इस तरह के इंसान नहीं है कि इस तरह से दब के रह जाए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे किससे बात करनी है तो मुझे करनी है, और मुझे मेरी लाइफ मेरे हाथ में चाहिए, है ना, इस तरह से मैं नहीं जी सकता, है ना। तो अब अगर हमको वैसे जीना है तो हमको कैसा बनना पड़ेगा। आगे की बातें सुनने के लिए भाग 4 जरूर देखें। हमको ये कोशिश हम रखें कि हम दूसरे से, हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए। कि हम दूसरे से उस तरह से जुड़े कि सामने वाले को कष्ट ना हो। हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम इस लेवल तक बात करेंगे तो सामने वाले को कष्ट नहीं होगा। अगर वो भी नहीं हो सकता, एक मेरे कहने का मतलब कि अगर सामने वाले को कष्ट हो रहा है और हमको करना ही है वो काम, तो सामने वाले को कष्ट होता है, वो या वो लड़ाई करती है, तो हम थोड़ा उससे छेप के कर लें ताकि झंझट बच जाए। नहीं, नजरें बचा के, है ना। अगर ये भी नहीं हो सकता, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से कुछ छुपाएं या हम झूठ बोलें, हमको करना है और हमको सामने ही करना है ना, चाहे वो पसंद करती है चाहे नहीं करती है। तो अब हम खुद पर आते हैं। ठंड होती है, ठंड है ना, ठंड, सर्दी जब पड़ती है, हमारा शरीर अगर खाली रहेगा, यानी हमने कपड़े नहीं पहने हुए रहेंगे, तो हमको बहुत ठंड लगेगी, ठंड हमको छुएगी, है ना। अगर हम कपड़े पहन लेंगे बढ़िया से, स्वेटर वगैरह सब कुछ डाल लेंगे, तो उसके बाद हम अगर ठंड में निकलेंगे भी बाहर, तो थोड़े ठंड से बचे रहेंगे, ठंड हमको उतना नहीं छू पाएगी। तो अगर हमको एकदम वैसे जीना है जैसे हमको जीना है, तो हम उस लाइफ को जीते रहेंगे, और अगर हमारी वाइफ उसको चीज को नहीं पसंद कर रही है, तो हम उसको अपने आप को प्रूफ कर लेंगे इस बात से कि उसको नहीं समझ में आएगा। अभी हम इससे बात करके जा रहे हैं, तो अब वो जाएगी तो हो सकता है वो हमसे लड़े, हो सकता है वो इस बात से जले, हो सकता है वो परेशानी क्रिएट करे, हो सकता है वो चिल्लाए। हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम उसके पास जब भी जाएंगे, वो हमसे कुछ भी बोलेगी, हम इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कुछ भी लड़ने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमारा मूड खराब होगा। वो बोलेगी, हम सुनेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। वो बोलेगी, हम सुनेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। हम उसको भी, अब हम कुछ कह के नहीं जताएंगे, हम उसको भी प्रेम करके ये चीज जता देंगे कि प्रेम हम उसी से करते हैं। कोशिश करेंगे, है ना, हम कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि जब हम ऐसा करेंगे तो उसका हमको फल मिल ही जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश रखेंगे, हम अपने मन में पूरा मान लेंगे कि इसका जलना ठीक है, इसका झगड़ा करना भी ठीक है, इसका सब कुछ ठीक है, और ये मेरी जिंदगी का अंग है। हमको करना वही है जो हमको करना है, और उसके बाद जो आएगा उसको भी हमको प्रेम से झेलना है, प्रेम से झेलना है।
अच्छा, अब आपने बताया कि आपके यहाँ पे आश्रम चलता है, तो आपके यहाँ पे मेडिटेशन होता होगा, साधना होती होगी, आप भी साधना करते होंगे कुछ ना कुछ। एकदम एकदम तो करती। अब तो मैं एक साधक से बात कर रही हूँ। अब आपको क्या लगता है कि आपका साधना का क्या उद्देश्य है? क्यों करते हैं आप साधना? क्यों करते हैं साधना? मेरे साधना का उद्देश्य है कि मैं जो इस शरीर में हूँ, वैसे तो बहुत सारे बुद्ध पुरुष लोग बता के गए हैं कि साधना से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और परमात्मा की बात तो दूर है, हम तो खुद को ही नहीं जानते, हम अपने को ही नहीं जानते, हम अपने आत्मा को ही नहीं जानते। चलिए, बहुत अच्छा कि आप इतना तो जानते हैं कि आप नहीं जानते। हाँ हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी, जानते कुछ नहीं है, तो भी किताबें पढ़ लेंगे और कहेंगे कि ये वो। चलिए, खैर, वो बात की बात है। अब वैसे तो हम अपने सामने हमेशा लोगों को मरते देखते भी हैं और उनके द्वारा किए गए काम को भी देखते हैं। चलिए, शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगी कि क्या उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य ये है, क्योंकि फिर हमारा मकसद बदल जाएगा बात करने का। हाँ, कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। हाँ, इसके लिए हम साधना करते हैं। ठीक है। मैं किताब से ही या ओशो की कही हुई बात एक बार मुझे बहुत स्ट्राइक की थी कि लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं कि उनको परमात्मा को पा लेना है, इसको पा लेना है, उसको पा लेना है, और उसको पाने के लिए वो संसार से भागे रहते हैं, क्योंकि संसार से उनको बहुत दुख मिल रहा है ना। लोग तपस्या करने के लिए भाग जाते हैं हिमालय पर या आश्रम में, या जाते हैं कि भाई हमको बहुत दुख हो रहा है, आपको भी अपनी पत्नी से दुख हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि हम कहीं बाहर जाके एकांत में जाके साधना करें। लेकिन सच्चाई ये है, ओशो ने एक बार बहुत कड़े में और बहुत सही सटीक घुसा के बात ये कही है एक प्रवचन में कि जो इंसान संसार में ना जीत सका, वो परमात्मा को क्या पाएगा, वो परमात्मा में क्या जीतेगा। परमात्मा को क्या सबसे सस्ता समझ रखा है कि परमात्मा मिल जाएंगे वही सबसे सस्ते हैं, कि ये ना जीत सके उसे जीत देंगे। तो संसार से जीतने का क्या मतलब है कि हम संसार में रहते हुए संसार की समस्याओं को समझते हुए हम उसको सुलझा ना पाए, लेकिन उनमें जी पाए और उनसे अनछुए भी रहे, तब तो हम साधक हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपके लिए आपकी पत्नी सबसे बड़ा टेस्ट है, ये जानने का कि आपकी साधना में कितनी प्रगति हो रही है। आपकी साधना मतलब ये कि अगर आप अपनी पत्नी को नहीं झेल पा रहे हैं, उनके गुस्से से आप गुस्सा हो जा रहे हैं, आप उन पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो यानी कि आपने जो साधना कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका क्रोध अंदर से शांत नहीं है, आपको कोई बोध नहीं आ रहा है। तो वो आपके आपके कहने का मतलब है कि मुझे घाव है, और कोई जैसे टच करता है तो घाव होती है तो मतलब दर्द हो ही जाता है। नहीं है तो कितना भी टच करे नहीं दर्द करता, नहीं दर्द करेगा। एग्जैक्टली। तो हमारी साधना का पहला मकसद ये होता है कि हमारे अंदर के जो दोष हैं। आगे की बातचीत के लिए भाग 5 सुने। हेलो। के जो दोष हैं, जो क्रोध है, काम है, लोभ है, ये घटे, है ना। अब अगर कोई हिमालय पे चला जाएगा और उससे कोई बात करने वाला ही नहीं है, तो वो कहे हमको कभी क्रोध नहीं आता है, उसको क्या खाक उसका क्रोध टेस्ट हुआ? वो फिर संसार में आएगा या कहीं आएगा, उसके अंदर पूरा भरा पड़ा है, कुछ भी कम नहीं हुआ, लेकिन उसको सिचुएशन ही नहीं मिली इसको जांचने की, है ना। मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ाती थी, मैं टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वहां मैं बच्चों को बहुत
हाँ, मैं टीचर हूँ। मैं बच्चों को बहुत डांटती मारती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वो मेरी बात नहीं मानते थे। तो मुझे ये समझ भी आता था कि यार मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, और मैं ध्यान करने लगी। और उधर इत्तेफाक से मेरा स्कूल चेंज हो गया। और थोड़े सीनियर बच्चों को मेरे को पढ़ाने को मिला। तो और मैं इधर ध्यान करने लगी, तो मैंने देखा कि मैं बच्चों को डांट मार नहीं रही हूँ। तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व होने लगा कि मैं तो एकदम बढ़िया हो गई। मुझे तो बच्चों को डांट भी नहीं रही हूँ मैं, और मेरा क्रोध कम हो गया है मेडिटेशन वगैरह करने से। और मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व होने लगा। फिर मुझे किसी कारण से नीची छोटी क्लास में फिर पढ़ाने का जब मौका मिला, तो मैं गई। तो फिर मैंने देखा कि अरे यार, मुझे तो पहले से ही क्रोध बहुत आ रहा है। अब वो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, बात मानते हैं, सुनते हैं, तो वहां पे क्रोध करने का मौका नहीं मिला था। तो मुझे समझ में आ रहा था मुझे क्रोध नहीं आ रहा। मैं कहने का ये चाह रही हूँ कि मेडिटेशन का टेस्ट असली तब होता है जब आपको मौका मिले, है ना, कंडीशंस मिले ये जांचने का, जब आपको कोई उकसा रहा हो और आप अपने आप को शांत करके बैठ सके, है ना। उस टाइम आपकी असली साधना होती है कि आपकी बीवी आप पे चिल्ला रही है, लड़ रही है, गुस्सा कर रही है, और तब भी आप उसको प्रेम से ताक रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये मुझसे प्रेम करती है इसलिए मुझसे लड़ रही है। इसको इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझसे प्रेम करती है, मुझे खोना नहीं चाहती है ना। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिसको तुम अंग्रेजी में जेलसी कहते हो, उसको मैं हिंदी में खोने का डर कहती हूँ। तो तो हो सकता है उसका जो सारा गुस्सा है, सारा क्रोध है, कि वो आप पे क्रोध कर रही है, वो आप पे चिल्ला रही है, और आप उसको प्रेम से देख रहे हो कि कितना प्रेम करती है ये मुझसे, कि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको डर लग रहा है कि मैं कहीं किसी और के पास ना जाऊं। अगर उस टाइम वो क्रोध में हो और आप उसको गले लगा पाए, तो आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप दूसरे को बदल नहीं सकते हैं, अपने पर काम कर सकते हैं, अनटच्ड रह सकते हैं। मैं एक और किस्सा सुनाती हूँ आपको। अब आपकी मान्यता कुछ भी हो, आप पुनर्जन्म को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक राजा था, उसने अपने वजीर से कहा कि मुझे एक समस्या है, राज्य के जो सबसे समझदार इंसान हो ना, उसको बुला के लेके आओ। तो बोला कि राज्य का सबसे समझदार इंसान जो है ना, वो एक झोपड़ी में दूर रहता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा उसके पास, वो जाता नहीं है कहीं पर। तो बोले कि ठीक है, मैं जाता हूँ उससे मिलने के लिए। तो वो जाते हैं, जो वजीर जैसे जैसे रास्ता बताता है, बड़ा बेकार सा गंदा सा रास्ता होता है, लेकिन वो जाता है वहां पे मिलने के लिए। तो जाता है तो झोपड़ी के पास ही पहुंच रहा होता है, तो उसको झगड़े की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी की बीवी अपने पति को खूब डांट रही हो, चिल्ला रही हो, उस पर लड़ रही हो। औरत चिल्ला रही होती है अपने पति पर। तो पास जाता है तो देखता है कि एक पंडित जो थे, जिससे वो मिलने आया था, वो बंदा बैठ के खाना खा रहा था, है ना। और वो पत्नी से मांगता है कि थोड़ी दाल और दो। तो पत्नी एक वो कटोरा उठाती है और उसके मुंह पे दे मारती है कि खाली खाता रहता है, मैं क्या नौकर लगी हूं तेरे की, ये दो वो दो, एक बार खाना दे दिया एक बार नहीं ले सकता, खूब डांटती है। तो राजा सोचता है, अरे ये पंडित क्या मेरी समस्या सुलझाएगा, ये तो अपनी समस्या में खुद गिरा पड़ा है, इतना कष्ट है इसको, बीवी की गालियां सुन रहा है यहाँ बैठे। तो वो बाहर से ही जाने लगता है, मैं गलत जगह आ गया गलत जगह आ गया। तो बाहर से ही जाने लगता है, तो पंडित उसको बुलाता है, अरे राजन, जब इतनी दूर आ ही गए तो आ जाओ। तो राजा सोचता है, यार इसको कैसे पता चल गया। फिर सोचता है, अच्छा देख लिया होगा उसने। तो जाके बोलता है, अरे मुझे आपका दुख देख के, मैं तो अपना दुख लेके आया था आपके पास, लेकिन आपका दुख देखकर मुझे लगता है मेरा दुख बहुत छोटा है। आप तो अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह से त्रस्त हो, आप ऐसी औरत के साथ रहते क्यों, उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो बोलता है, क्योंकि राजन, आप जो देख रहे हो ना, मैं जो देख सकता हूँ वो आप नहीं देख सकते। तो बोला कि क्या, ऐसा क्या है। कहता है कि ये जो औरत है ना, ये पिछले जन्म में, जो मेरे पिछले जन्म था उसमें एक गाय थी और मैं कौवा था। ये विकलांग गाय थी जो उठ नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी,
और मैं कौवा था जो इसको खोद खोद के मैंने इसको बहुत नोचा, खून निकाला, खूब तकलीफ थी। तो इस जन्म में ये मेरी पत्नी बन के आई है। तो मैंने जो कर्म किए उसको मैं आज भोग रहा हूं यहाँ पर। तो मुझे ये चीज पता है। तो आज मैं अगर नहीं भोग लूंगा, आज मैं अगर इसको रिएक्ट कर दूंगा, तो फिर ये कर्म बच जाएंगे और अगले जन्म में फिर हमको इसको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो कष्ट दिया हुआ है उसको मैं अब झेल रहा हूं ताकि मेरे ये कर्म कट जाए। तो कहने का मतलब ये है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो हमारे जीवन में आता है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। तो जो आ गया है हम उसको नहीं बदल पा रहे, सिचुएशन नहीं है बदलने की, तो हमें उसे अपना लेना चाहिए अपना भाग्य समझ के, या जिस तरह से भी हम अपने आप को मना सके। क्योंकि दुखी रहना और परेशान रहना किसी भी समस्या का हल नहीं है ना। जिस समस्या को हम बदल नहीं सकते उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, ये मेरी लाइफ है, अब मैं इसमें कैसे खुश रह सकता हूँ, इसमें कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, इसी को मैं बहुत खूबसूरती से कैसे जी सकता हूँ। आगे की बातचीत के लिए भाग 6 देखें, और अगर आपने पिछली बातें नहीं सुनी है तो भाग 1 से 4 देखें। और जिस तरह से आपकी पत्नी अगर आपसे जलती है और आपको इससे बंधन महसूस होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, क्योंकि आप उसको होने देते हो। आपको जो करना है करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत करो ना। आप दो तरीके हैं जैसे मैंने बताया, अगर शांति से रहना है तो जैसे वो रहना चाहती है वैसे रहो, या तो है ना, और नहीं आप तो फिर वो करो जो आपको करना है, करते रहो जिससे बात करना है, जो बात करना है, और उसके बाद तैयार रहो कि अब तो यहाँ पे अब बैंड बजना है, अब तो होलिका दहन होना है ना, ढोल बजना है कान में। तो आराम से उसको फिर बैठ के सुनो उसके बाद, और उसके बाद ये कोशिश करो कि आप क्या कर सकते हो कि उसको ये चीज महसूस हो कि नहीं आप उससे प्रेम करते हो। कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोशिश करोगे तो वो पूर्ण हो जाएगी, वो समझ ही जाएगी। लेकिन अगर वो आपका वक्त चाहती है, अगर उसको लगता है कि नहीं आप दूसरे को वक्त ज्यादा दे रहे हो, उसको वक्त कम दे रहे हो, तो उसको वक्त दो, उसको भी प्रेम दो, और कोशिश करते रहो अपनी तरफ से समझाने की कि देखो किसी और से मैं बात कर रहा हूं, उससे मैं तुमसे जो प्रेम करता हूं उस पर कोई असर नहीं आ रहा है। ये इस आपकी अपनी कोशिश बनी रहे, बाकी वो कामयाब हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, तो भी हमको मुस्कुरा के जीना है। हम एक साधक हैं, हमको यही सधना है। ये मेरा टेस्ट है, अगर मैं इसको पार कर जाऊं कि वो बोलती रहे और मैं मुस्कुरा के सुनता रह जाऊं, तो मैं समझूंगा कि मैं सही जगह जा रहा हूं, वरना मैं दिन रात ध्यान में बैठा हूं, इसका कोई फायदा नहीं। हमको बोध यहीं से जगाना, उसी टाइम मेडिटेशन शुरू कर दो, उसकी आंखों में देखने लगो, उसके चेहरे को देखो, उसके तमतमाए हुए चेहरे को, और उसके तमतमाए हुए चेहरे से गुस्सा होने की वजह उसको अंदर से प्रेम महसूस करो कि कितना गुस्सा हो रही है मेरे किसी और से बात करने का, यानी कितने अंदर तक जुड़ी है, कितना डर रही है कि मैं कहीं खो ना जाऊं इसकी जिंदगी से। देखो किस तरह से आप अपने अंदर प्रेम और करुणा पैदा कर सकते हो, बजाय इसके कि उसके ऊपर गुस्सा होता। कहने का मतलब कुल मिला के कि आप अपने को बदलो। बिल्कुल, दूसरे को बदल ही नहीं सकते आप। दूसरे को बदलना आपके हाथ में नहीं है, वो तो उसके हाथ में है। वो बदलना चाहेगा तो बदलेगा, नहीं बदलना चाहेगा तो नहीं बदलेगा। लेकिन खुद को बदलना आपके हाथ में है, और आपकी गति भी खुद की है। आपको अपने जीवन को गति देनी है ना। आप अगर मेरे पास आए हो तो पत्नी को लेकर तो नहीं आए हो कि इसको सुधार दो, और सुधार भी नहीं सकते, उसको बदल भी नहीं सकते। आपकी समस्या है, आपको डॉक्टर के पास आए तो दवाई आप ही को मिलेगी तो मैं तो सुधरने के लिए आप ही को बोलूंगी। तो क्या मैं अपनी पत्नी को आपके पास लेके आऊं तो उसको भी सुधार सकती हूँ? देखिए, बदल वही सकता है जो बदलना चाहता है, समस्या वही
सुलझा सकता है जो सुलझाना चाहता है। समस्या पत्नी की है ही नहीं, समस्या आपकी है। पत्नी तो खुश है आपको ताने वाने मार के अपना निश्चिंत। उसकी समस्या होती तो वो खोजती ना कि हम किससे पूछे, किससे समस्या सुलझाएं। उसने तो नहीं खोजा, आपने खोजा। इससे जुड़ी एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ जी। आप तो कहते हैं कि आप अपने को बदल डालें, ठीक है। मैं अपनी बात रखता हूँ। हो सकता है कि मैं अगर इस प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया को जारी रखूं तो शायद ये समस्या नहीं आए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो मेरे अंदर डर है या घबराहट है, जैसे मैं, ठीक है, मैं अपने आप को बदल डालूं और मैं इस प्रक्रिया में लग भी गया, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि जैसे मैं अपने को बदल रहा हूँ, आज मुझे वो चिढ़ा रही है या ताने कस रही है या कुछ भी कर रही है, कल हो सकता है कि मुझे डंडे उठा के मार भी दे। देखिए, अब मुझे समझिए। हाँ। तो अगर मार दे तो ठीक है, मैं बदल रहा हूँ या बदल। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। हाँ। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। क्या आपने उन पे कभी हाथ उठाया है? हाँ, उठाया। बिल्कुल। तो आपने कितना गलत किया, उसके बाद भी वो आपके साथ है, तो कभी आप पे वो उठा देगी तो क्या हो जाएगा? ये तो मैं ये नहीं कह रही कि डंडे खा लीजिए, ये तो दूसरी बात है। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपकी बात पूरी सुनती हूँ। गलत बात है, बीच में मैंने बोला, बोलिए। आगे की बातचीत सुनने के लिए भाग 7 देखिएगा और इससे पहले की बातचीत सुनने के लिए भाग 1 से 5 देखिएगा। धन्यवाद। हेलो। तो अब मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बदल भी गया, तो क्या मुझे अगर वो डंडे मारे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा। तो उसका क्या करेंगे? वो उसके बारे में कुछ बता दो। अच्छा, डंडा मारे तो गुस्सा आएगा। अच्छा, पहले तो बात ही यही हो रही है कि हमको क्रोध करना नहीं है, है ना? क्रोध तो हमको ताने से भी आ रहा है आज। क्रोध तो अभी हमको ताने से भी आ रहा है, केवल डंडा उठाने। तो अब सुनिए, जैसे नेचुरली जो नियम है कि जब सामने वाला बहुत गुस्सा हो रहा है और आप भी गुस्सा होते हो, तब गुस्सा बढ़ जाता है और वो आप पे मार उठता है। वायलेंस जो है, लेडीज, महिला, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप वो बोलती रहेगी, गुस्सा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और तब आप कुछ उसको जवाब नहीं दे रहे, प्रेम से देख रहे हैं और वो आपको डंडा उठा के मार दे। ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ हुआ है? अभी तक हुआ है? आगे की मत सोचिए, आगे की मत सोचिए, कभी हो जाएगा तब बताइएगा। नोक चोक, देखिए, थोड़ी सी नोक, एक बात तो समझ लीजिए कि आप पुरुष, हम उतने ही समझे। एक तो हम कहीं जौदी ऐसा हो गया तो जौदी में मोर गया तो जौदी नहीं होता है ऐसा। मैडम आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही, मैं कह रही हूँ कि हम, मुझे लगा था इसलिए मैं नहीं, आप जौदी करके बोल रही, तो फिर जौदी का मैं सॉरी अगर आपको हर्ट किया हो। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अभी उस चीज की बात कर रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं है। हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ है। तो फिर जब कुछ हुआ नहीं है तो फिर वही हुआ ना कि यदि ऐसा हुआ तो यदि में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम यदि के बारे में क्यों सोचे? अभी तो हमने ये करके ही नहीं देखा है कि हम जरा प्रेम से सुन ले उसकी बात। कितनी बार हमने करके देखा है कि हम प्रेम से सुन ले उसकी बात, है ना? तो बहुत करके ही नहीं देखा, तो पहले हम ये करके देखें ना कि उसका क्या रिएक्शन आता है। और दूसरा, आप एक पुरुष है, अगर महिला, देखिए जो भी है, एक शरीर से आप फिजिकली उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली? आप भी है ना। अगर वो डंडा उठा रही है तो आप उसके हाथ से डंडा खींच सकते हैं या भाग भी सकते हैं, या भाग
उस समय तो अभी वो क्रोध में, हाँ एकदम, अगर क्रोध में है तो उस टाइम भाग जाना ठीक है, कोई बात नहीं। सिचुएशन को टाल देना के, मतलब सिचुएशन को टाल देने के लिए। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये पल बहुत कम आते हैं, और आया तो फिर उसके बाद फिर दूसरे सिरे से बात होती है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि जहां फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, जहां अब माथा फोड़ दे कोई, पागल हो जाए, तो फिर उसके साथ रहना मुश्किल है। फिर तो वहां दूसरे सिरे से बात करनी होगी। कि अब कोई माथा फोड़ दे, जान का खतरा हो, वहां दूसरी बात है। जहां सिर्फ बाता बाती की बात हो, वहां बात है कि भाई अपने आप को देखो। अब कोई आग लगा दे आके, अब हम कहें कि हम साधु संत हैं, हम कोई जवाब नहीं देंगे, तो कोई आके हमारे देह में आग लगा दे तो हम मरेंगे थोड़ी यार। तब तो हमको भागना ही होगा या छोड़ना ही होगा उसको। क्या करेंगे आप? तो मरने थोड़ी बैठे हैं, जीवन मेरा कीमती है। तो लेकिन अभी आपके साथ वैसी सिचुएशन नहीं, जीवन मेरा कीमती है, एग्जैक्टली। तो अभी वैसा कोई सिचुएशन नहीं है, और वैसा सोचना भी नहीं है। हमको नेगेटिव नहीं, हम लोग पॉजिटिवली, प्रेम से और साधना को जांचे अब अपनी, कि हाँ हम कैसे उस चीज को डील कर सकते हैं प्रेम से, है ना। एक बात तब तो बहुत अच्छी बताई हमको कि अपनी साधना को जांचने का एक ये सही बिल्कुल मौका, तरीका, जो भी इसको समझे। देखिए, साधना जीवन से अलग नहीं है। साधना जीवन को सबसे पहले, साधना का सबसे पहले उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन आसान हो। जीवन आसान कैसे होगा? वैसे नहीं कि बाहरी सिचुएशन बदल जाएंगी, हम बदल जाएंगे ऐसे कि बाहर सिचुएशन कुछ भी होते रहे, हमको वो छुए नहीं। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, हमको छू ही ना पाए। जैसे मैंने बताया कि ठंड है बहुत, लेकिन हमने अपने आप को कवर कर रखा है, हमको ठंड नहीं लग रही है। वैसे जीवन में कितनी भी सिचुएशन है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई ताना कस रहा है, लेकिन हमको वो परेशानी छू नहीं रही है अंदर से। ऐसा बनना ही साधना का उद्देश्य है। पहला, जीवन हमारा आसान हो, जीवन के लिए है पहला। मेडिटेशन केवल परमात्मा आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है, बात खत्म है। हमारे जीवन में अगर उमंग बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, तो मेडिटेशन काम का है। पहले जीवन को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। तो जीवन बेहतर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो जांच हमारा मेडिटेशन सही दिशा में है कि नहीं है, इस बात के लिए है ना। तो पहले इस चीज को आप अपने घर में जिए, और खूब प्रेम करिए अपनी पत्नी से। इतना प्रेम करिए कि उसको बताइए कि दुनिया, मतलब जैसे वो कहते हैं कि गोपियां तारे हैं, चांद है राधा ना, सब तो उसको ही जताइए। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं समझ जाना चाहिए, नहीं समझा जाता है। जताइए, बताइए कि आप उससे प्रेम करते हैं, उसको ये बातें बोलिए कि हाँ, दूसरे जो भी हैं वो सब गोपियां हैं, राधा तो तुम ही हो, मेरे जीवन में तो तुम ही हो। सब लोग आएंगी जाएंगी, तुम ही परमानेंट, तुम ही को रहना है, तुम ही हो, कहाँ जाएंगे। तो उसकी थोड़ी इनसिक्योरिटी दूर कीजिए। और अगर वो नहीं भी होता है तो भी आपको अपना जीवन अपनी तरीके से जीना है, और फिर उसके बाद जो भी सिचुएशन आती है उसको झेलते हुए, झेलना भी नहीं कहेंगे, प्रेम से जीते हुए अपने आप को जांचना है कि हम अब सही हैं, एकदम बढ़िया, खुश रहना है। बेसिक पॉइंट ये है कि हमको अपना जीवन अपनी तरह से जीते हुए खुश रहना। जो सिचुएशन हम बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट कर लेना है, जिनको बिल्कुल नहीं, एकदम बर्दाश्त के बाहर है, उसको बदल देना है अपनी रिस्क पर। जब बदलेंगे तो उसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे, फिर उसके लिए भी तैयार रहना होता है। ठीक है। आगे की बातचीत के लिए भाग 8 देखें। इससे पहले की बातचीत सुनने के लिए भाग 1 से 7 देखें। धन्यवाद। तो कुछ आपको लगा कि आपको कुछ मदद मिली मेरी बातों से? हाँ, ये तो मैं बोलना चाहता था कि आपने जो मेरी समस्या पे प्रकाश डाला है, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी समस्या को सुनने के लिए आप अपना कीमती समय जो हमें दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। ये तो
मेरी जो समस्या है उसके एक एक तरफ का किनारा, मतलब एक साइड हुआ, इसके आगे भी इसका दूसरा साइड भी है, लेकिन शायद हम आपको ज्यादा, आपका समय ज्यादा नुकसान कर दिए। अगर हम आपसे एक बात और जानना चाहें कि मैं इस समस्या की दूसरे साइड के लिए मैं आपको आगे भी कॉल कर सकता हूँ, कहीं आपको नहीं? बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, और जो हमारी इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं या सुनेंगे अभी जब ये अपलोड होगी, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि अगर वो अपनी किसी भी समस्या के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मैं आपकी समस्या सुलझा दूंगी, लेकिन हम जिस तरह से मैंने अपने इस मित्र के साथ बातें की और समस्या को समझने की और समझाने की कोशिश की, सुलझाने की कोशिश की, उसी तरह से मैं आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगी। इसके लिए आप मुझे स्थायी खुशी की यात्रा, जो मेरा फेसबुक पेज है, इस पे आप मुझे मैसेज करें, शॉर्ट में अपनी समस्याएं लिखें। मैं आपको फिर अपना नंबर दूंगी, हम लोग उस पे बात करेंगे, लेकिन यही होगा कि उन बातों की कॉल रिकॉर्डिंग रहेगी। मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहती, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी और वो पब्लिश होगी। अगर आप इस चीज से रेडी हैं तो आप अपनी समस्या को शॉर्ट में मुझे स्थायी खुशी की यात्रा पेज पे लिखिए, तो मैं अपना नंबर दूंगी, फिर हम लोग आपकी समस्या पर बात करेंगे, ठीक है? और आप भी अगर आगे दूसरे पहलू पे बात करना चाहते हैं, मुझे शॉर्ट में थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा, फिर हम लोग, मैं आपको टाइम दूंगी, उस हिसाब से हम लोग दोबारा आपकी समस्या पर बात करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम से आपने मुझे सुना और मेरे साथ आपने कोऑपरेट किया। पता नहीं मेरी बातें आपको कहाँ तक समझ में आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत प्रेम से मुझसे बात की। ये तो बात है, लेकिन आप मुझे ये नहीं बताएं कि मेरी जो इस समस्या का दूसरे साइड का जो वो पार्ट है, उसके लिए मैं आपको कब कॉल करूं? आप मेरे को स्थायी खुशी की यात्रा पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको समय दूंगी, है ना? फिर उस हिसाब से हम बात करेंगे फिर से, ठीक है? थोड़ा सा मुझे आप दूसरी साइड की समस्या का थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा दे दीजिएगा मेरे को मैसेज में कि आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, ताकि मैं मेंटली थोड़ी प्रिपेयर्ड रहूं कि इस बारे में बात होगी, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।